नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सतीश चंद्रा का चैप्टर नंबर 8 हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। टाइटल क्या है? गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो अलग अलग सुल्तानों ने कैसे काम किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से चला, टैक्सेशन किस हिसाब से हुआ, उसके बारे में एक बेसिक जानकारी यहाँ पे देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के कुछ फाइनर न्यूएंसेस, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ और इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातें दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वैसे तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ सुल्तान और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, बट देखते हैं कि कितनी लंबी चलती है। एक वीडियो को मैं लगभग 20 से 25 मिनट से ज़्यादा का रखने की कोशिश नहीं करता हूँ। धीरे धीरे देखते हैं कि कितना क्या मैं आपको यहाँ पे बता पाता हूँ। बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग ये जो टर्क्स थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी नॉर्दर्न इंडिया में। धीरे धीरे करके ये पूरे इंडिया में फैल गया। साउदर्न इंडिया का एक मेजर इलाका इसके कब्जे में आ चुका था, मदुरई तक दिल्ली सल्तनत पहुंच रहा था। और हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े इलाके पे दिल्ली सल्तनत का सीधा कब्जा हो चुका था। दिल्ली सल्तनत की साउदर्न इंडिया की जर्नी शुरू हुई थी अलाउद्दीन खिलजी से, मलिक कफूर को जब उसने भेजा था साउदर्न इंडिया पे कब्जा करने के लिए। हालांकि मलिक कपूर ने डायरेक्टली साउथ इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं किया था, बट एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने डायरेक्ट कब्जा किया था। ओके, तो सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझना जरूरी है। और आप ये देखोगे कि जब सल्तनत का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, काफी हद तक जब मुगल एरा आएगा, जब मुगल शासक आएंगे, मुगल शासक भी उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और सेटअप को एडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं किसकी? सुल्तान के बारे में। ओके, ये जो टर्किश सुल्तान थे, तुर्किश इनकी एथनिसिटी थी, तो इन्होंने अपने आप को क्या बोला? ल्यूटिनेंट ऑफ द फेथफुल। अब इन्होंने अपने आप को ल्यूटिनेंट ऑफ द फेथफुल क्यों बोला? आपको पता है कि जो इस्लाम धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं वो होते हैं खलीफा। बगदाद में एक अब्बासिड कैलिफेट थी, कैलिफ थे, खलीफा थे। और केवल एक खलीफा नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया। तो बगदाद में जो अब्बासिड कैलिफ थी, इसके साथ अपने आप को जोड़ा किसने? इन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने। जब भी खुतबा होता था फ्राइडे प्लेयर्स में, वहां पे जो अब्बासिड कैलिफ थे, खलीफा थे, उनका नाम भी बोला जाता था। अब खास बात यहां पे यह है कि अगर खलीफा के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली सल्तनत खलीफा की है। समझिए बात को। बस ये जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, ये अपने आप को पार्ट दिखा रहे थे इस्लामिक वर्ल्ड का। इनके डोमिनेंस के ऊपर कब्जा इनका ही था, सुप्रीम ऑक्यूपेशन इनका ही था। बस अपने आप को एज एन इस्लामिक सल्तनत का पार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। तो डेफिनेटली अपने धर्म के साथ अपने आप को एसोसिएट करना, ये इनका एक बेसिक ट्रेट था। दिल्ली सल्तनत में सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस किसका था? तो भाई सुल्तान का था। सारी की सारी सुप्रीम पॉलिटिकल, मिलिट्री, लीगल अथॉरिटी सब कुछ सुल्तान के पास थी। सुल्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सरकार को चलाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी करे, लोगों की प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, और मिलिट्री फोर्सेस का कमांडर इन चीफ भी सुल्तान ही था। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये एक डिक्टेटोरियल रिजीम है, एक पर्टिकुलर सुल्तान के बेसिस पे सब कुछ हो रहा है, तो हर चीज की सुप्रीम कमांड उसके हाथ में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के डिक्टेटोरियल सिस्टम में एक पर्टिकुलर रूलर के एटीट्यूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक रूलर कितना एफिशिएंट है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनका अंपायर और इनका राज कितना अच्छा चल पाएगा और नहीं चल पाएगा। आगे जाने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अपने डाउट्स भेजते रहिए, समय मिलने के साथ में उनको डिस्कस जरूर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। और साथ साथ वेबसाइट पे जाके आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के होलिस्टिक ये प्रिपरेशन के लिए मेरी डेली द हिंदू एडिटोरियल की जो वीडियो आती है, जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, विनीत सर की एक यूपीएससी से रिलेटेड क्विज की प्लेलिस्ट है, वहां पे वीडियोस देख सकते हैं पिछले 1 साल की, अगर आप इस बार का पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं तो, या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो। और वेबसाइट तो आप देख ही सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो, और वीडियो शेयर करना मैंडेटरी। ओके, अगर गुरु दक्षिणा देनी तो वीडियो शेयर करते रहिए। मैं ये समझता हूं कि यहाँ ज्यादातर वही लोग होंगे जो एक लाइन से मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग के बेसिस पे ही मार्केटिंग होगी चैनल की, तो वीडियो को डेफिनेटली आप शेयर करते रहो। चलिए वापस आ जाते हैं। तो जैसा कि बताया, मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी सुल्तान थे। लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सुल्तान की थी। और अब देखिए, अब सुल्तान सब कुछ तो कर नहीं सकता, सुल्तान एक इंडिविजुअल है और उसके अंदर इतना बड़ा इलाका है।
तो लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन करने के लिए उसने जज अपॉइंट किए थे। तो ये जज नीचे जस्टिस को डिस्पेंस करते थे, और अगर मान लीजिए जज ने कोई डिसीजन सुनाया है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील भी होती थी, और वो अपील हमारे सुल्तान साहब के पास होती थी। ठीक है, हालांकि उस अपील की बहुत हायरार्की थी, अभी हर चीज तो देखिए सुल्तान के पास नहीं जा सकती है। ये जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस था ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। एक रूलर के लिए डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इस बात को दिखाता है कि वो रूलर अपनी जनता के बारे में क्या सोचता है। तो जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, इनके कोर्ट में अक्सर कर जो भी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो पहुंचते रहते थे, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ भाई, ये जो सुल्तान है, ये जो हमारा राजा है, वो भाई हमारे बारे में सोच रहा है। अब अलग अलग दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने जस्टिस को अलग अलग तरीके से डिस्पेंस किया है। जैसे कि बलबन था, बलबन बहुत स्टर्न तरीके से जस्टिस डिस्पेंस करता था। अगर किसी बड़ी नोबिलिटी ने या किसी बड़े डिप्लोमेटिक ऑफिस वाले ने या उसके ही किसी खास रिश्तेदार ने भी अगर कोई गलती की है तो बलबन उसको सजा देगा। बलबन उनको भी नहीं छोड़ता था। होता है ना कि जब आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होते हो तो अपने साथ के और जो अपने पसंदीदा लोग होते हैं आपके, उनको आप बचा के रखते हो। बलबन के साथ ऐसा कुछ नहीं था। बलबन के राज में अगर आपने कुछ गलत किया है, अगर आप हाई ऑफिसर हो, अगर आप बलबन के रिश्तेदार भी हो, तो भी आपको सजा मिल जाएगी। मोहम्मद बिन तुगलक बलबन से एक स्टेप आगे चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बोला कि भाई ये जो रिलीजियस क्लास है, जो उलामा है, ये जो धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, अगर ये भी गलती कर रहे हैं तो इनको भी हार्श पनिशमेंट मिलेगा। देखिए, जो थियोलॉजियंस हुआ करते थे, जो उलामा हुआ करते थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु हुआ करते थे, भले ही ये दिल्ली सल्तनत के रूलर्स उनकी सारी बात नहीं मानते थे धर्म के फील्ड में, लेकिन फिर भी उनको इज्जत दी जाती थी। और अगर उलामा से, धर्म गुरु से कोई गलती हो जाए तो उनको ज्यादा सजा नहीं दी जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको भी सजा दी। आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट अपोजिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि वो सबको सजा देता था, वो किसी को भी एक्सेप्शन नहीं देता था। तो जो टॉप नोबिलिटी क्लास थी ना, वो बहुत चिढ़ गई थी कि जो मुस्लिम धर्म गुरु थे ना, ये बहुत चिढ़ गए थे, और ये पावरफुल लोग थे। इसलिए आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इनको संभाल पाना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। फिर दिल्ली सल्तनत में एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये केवल दिल्ली सल्तनत की प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे भी राजे रजवाड़े रहे हैं ये प्रॉब्लम वहां हर जगह रही है, और वो है लॉ ऑफ सक्सेशन। तो मतलब एक रूलर मरा तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा। तो वैसे तो इस्लामिक थ्योरी में ऐसा बताया गया कि भाई रूलर को इलेक्ट कर लो, बट अब डेमोक्रेसी तो नहीं है, तो इलेक्ट कौन करेगा? नोबिलिटी इलेक्ट करेगी। बट ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं था दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में ऐसा देखा गया कि भाई जितने भी बेटे होंगे एक सुल्तान के, सबका इक्वल क्लेम होगा थ्रोन पे। प्रिमोजेनिचर को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। प्रिमोजेनिचर का क्या सीन है? मतलब एक सुल्तान है और उसके मान लो बहुत सारे बेटे, 7-8 बेटे हैं, तो जो सबसे बड़ा बेटा होगा, जो सबसे एल्डेस्ट बेटा होगा, उसका क्लेम होगा गद्दी के ऊपर। ये बोलता है प्रिमोजेनिचर का सिद्धांत। ना इस सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत में सुल्तान मानते थे, ना ही उनकी नोबिलिटी मानती थी, ना ही धर्मगुरु मानते थे। तो कोई भी प्रिमोजेनिचर के सिद्धांत को नहीं मानते थे। मुस्लिम्स में क्या, हिंदूज में भी नहीं मानते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं सुल्तानों को भी ये पता था कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा सबसे बड़ा बेटा हो यही काबिल हो, यही औकात वाला हो, छोटा बेटा भी औकात वाला हो सकता है। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जो सुल्तान होते थे या जो भी हिंदू राजे रजवाड़े हुआ करते थे, वो अपने समय में अपने सक्सेसर को अपॉइंट कर देते थे कि हाँ भाई, हमारे जाने के बाद ये राज करेगा। ठीक है, कभी कभी वो बड़े बेटे को नॉमिनेट करते थे, कभी कभी छोटे बेटे को भी नॉमिनेट किया जाता है। इनफैक्ट इल्तुतमिश तो एक स्टेप आगे चला गया, उसने अपनी बेटी रजिया को नॉमिनेट किया, क्योंकि उसको लगा कि रजिया काबिल थी, और रजिया काबिल थी। मैंने रजिया सुल्तान की कहानी आपके साथ डिस्कस की है। रजिया वाला जो शुरुआती जो कुछ वीडियोस थी दिल्ली सल्तनत की, इसी सतीश चंद्रा की जो प्लेलिस्ट चल रही, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ओके, अब खास बात यहाँ पे ये है कि जो भी सुल्तान की गद्दी पर बैठा गया, लेजिटिमेसी होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, खास बात दिल्ली सल्तनत की ये थी कि हमने दिल्ली सल्तनत में देखा है कि जरूरी नहीं कि सुल्तान का बेटा ही गद्दी पर बैठा हो। जैसे जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी को मार के गद्दी पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी बैठे। जलालुद्दीन खिलजी के बेटे देखते ही रह गए। अलाउद्दीन खिलजी सिपह सलार था उनका। एक समय पे जलालुद्दीन खिलजी का आप कह सकते हो सन इन लॉ बन गया, पहले वो उनका गुलाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी, मतलब दिल्ली सल्तनत में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहां पे एक रूलर का बेटा गद्दी पर ना बैठ के एक मिलिट्री लीडर गद्दी पर बैठ रहा हो। तो कुल मिला के दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पर बैठने की लेजिटिमेसी इस बात पे ज्यादा डिपेंड कर रही थी कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन गद्दी पर बैठ रहा है उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन भी थी। पब्लिक ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे रतीश चंद्रा में बताया गया है कि जब जलालुद्दीन खिलजी
ने पुरानी डायनेस्टी के आखिरी रूलर्स को मार दिया तो दिल्ली में घुसने में उनको डर लग रहा था। इन खिलजीज को लग रहा था कि कहीं स्लेव डायनेस्टी के बाद इनकी डायनेस्टी को दिल्ली की जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इसलिए सीधे दिल्ली नहीं गए, इन्होंने सीरी नाम का एक नया टाउन बनाया। तो पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जितने भी राजे थे इनको इस बात से बहुत डर लगता था कि पब्लिक इनके खिलाफ विद्रोह ना कर दे, क्योंकि अगर पब्लिक विद्रोह कर देती है तो आप राज नहीं कर पाओगे, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो पब्लिक ओपिनियन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट। तो लॉ ऑफ सक्सेशन के बारे में हमने यहाँ पे बात की और हमने इस चीज को देखा कि कैसे सुल्तान जस्टिस को डिस्पेंस करता था। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई हो। अगली वीडियो में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था इसके बारे में आपसे बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।